नमस्कार साथियों, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। तो मेरे भाई, स्कूल भी बंद है और बाहर कोरोना भी फैला हुआ है और ठंड भी बाहर बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं कि आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में अपन यहाँ पर हम प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ने वाले हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और आज के वीडियो में ये आपको पता चल जाएगा कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों को जोड़ने की जो दो प्रमुख विधियां होती हैं मेरे भाई, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल यानी एक श्रेणी क्रम में होता है और एक समांतर क्रम में, और साथ ही साथ एक मिश्रित क्रम भी होता है। बट उसे अपन को नहीं देखना है, केवल अपने को यही समझना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहां से हम समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहां से तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को जोड़ा गया है और इसमें एक बैटरी लगी हुई है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो ध्यान देना, इसमें किसी एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। अगर हम बात करें तो एक ये प्रतिरोध है तो इसका दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये हो गया, और अगले वाले प्रतिरोध का यानी कोई अगला प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से यहाँ से इस प्रकार जुड़ जाता है। अब इस वाले प्रतिरोध का हम दूसरा सिरा बात करें और अगला कोई प्रतिरोध ले लें इसके पहले से, तो इस प्रकार से इसमें क्या करते हैं, एक के बाद एक प्रतिरोध को जोड़ते चले जाते हैं। और किस तरह से कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े। तो यहाँ से क्या है, R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं और इनके बीच जो विभवांतर है वो V1, V2 और V3 लग रहा है। और जो धारा यहाँ से बह रही है, आप ध्यान दें, अगर इसमें आप ध्यान दीजिए तो ये धारा इसमें इस प्रतिरोध से होते हुए यहाँ से निकल आ रही है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसमें एक समान धारा प्रवाहित होती है, बट उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ओम के नियम से, ठीक ना, ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या करेंगे, पहले सिरे के बीच यानी AB के बीच कितना विभवांतर लग रहा है, तो AB के बीच अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ से V1 बराबर I इंटू R1। अब ध्यान दीजिएगा, V1 R1 क्यों, क्योंकि पहले सिरे के बीच का विभवांतर है V1 और पहले सिरे के बीच का विभवांतर प्रतिरोध R1 है। अब जो इसमें धारा प्रवाहित होगी वो धारा सभी में प्रवाहित होगी, न कि I1, I2, I3 नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें धारा एक समान बहती है, एक ही धारा प्रवाहित होती है। इसलिए क्या हो जाता है, V1 बराबर I इंटू R1, ये हो जाता है समीकरण एक। और अगला जो हो जाएगा V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, ये हो जाएगा समीकरण 2। और इसी तरह से जो CD के बीच, ये तो AB के बीच हो गया, और यहाँ से दूसरा BC के बीच, अब CD के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा वो V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों सिरों के बीच का विभवांतर, अब मान लेते हैं कि बैटरी का विभवांतर कोई V है, बैटरी का जो विभवांतर है हम मान लेते हैं V है, तो इस प्रकार इनका तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा, तुल्य विभवांतर निकालेंगे तो तुल्य विभवांतर निकल के आएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। बट हमने तीन प्रतिरोधों को रखा है तो तीन ही रखेंगे, 4 रखे होते तो V4 तक, 5 तो V5, तो इसी तरह से आप लगातार आगे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मेरे भाई ये हो जाता है, ठीक है ना, कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब माना A व D के बीच का जो प्रतिरोध है वो R है, ठीक ना। अब यहाँ से हम लिखते हैं कि माना A
व डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक ना, ए से डी के बीच का, क्योंकि यहाँ से अलग अलग है तो R1 R2 R3 है, बट यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो प्रतिरोध है हम मानते हैं कि वो अगर R है तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ओम के नियम से ये हो जाएगा मेरे भाई, ओम के नियम से हो जाएगा V बराबर I इंटू R। ठीक है ना, V बराबर I इंटू R, यही तो ओम का नियम है। ठीक, अब अगर इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी समीकरण 4 में, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको हम रख देंगे यहाँ पर तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से I लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा? V के स्थान पे ध्यान देना, V के स्थान पे I इंटू R रख देंगे तो I इंटू R बराबर, और V1 का जो वैल्यू है I इंटू R1 और प्लस V2 का जो वैल्यू है यहाँ पे I इंटू R2 और V3 का जो वैल्यू है I इंटू R3। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें जो कॉमन है यहाँ से I इंटू R, और इसमें जो कॉमन है मेरे भाई वो है I, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3 ना, तो ये कॉमन है, तो यहाँ से I दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो कट जाएंगे, तो यहाँ से R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार ये यहाँ से आपका जो फार्मूला निकल के आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे ये पता चलता है कि किसी भी यहाँ से श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है वो उनके योग के बराबर होता है। क्या होता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम में, अर्थात, और श्रेणी क्रम में धारा एक समान बहती है, यानी एक ही धारा प्रवाहित होती है, और उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं समांतर क्रम को। चलिए अब देखते हैं कि समांतर क्रम या इसी को पार्श्व क्रम कहा जाता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ध्यान देना कि माना कि इसमें बिंदु ए व बी के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 जोड़े गए हैं। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसमें क्या होगा कि जब इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है, ये धारा बिंदु ए पर आप देख रहे होंगे कि 3 भागों में बट रही है। ये धारा 3 भागों में बट रही है, और यहाँ से ये धारा बी पर पहुँचते ही फिर से एक हो जा रही है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से इससे एक चीज यहाँ से पता चलती है कि इसमें धारा क्या होती है? अलग अलग प्रवाहित होती है, बट इनके जो सिरों का विभवांतर होगा वो एक हो जाता है। लेकिन देख, उसमें क्या कहते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे भाई? उसमें धारा एक ही बहती है और प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें धारा बट जाती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? एक ही होता है। तो इसमें अगर परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इसमें सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि R1, R2, R3 सभी के सिरे बिंदु एक से ए से जुड़े हुए हैं, और जबकि दूसरे सिरे बिंदु बी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें परिभाषा समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध के एक सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, और इसमें धारा अलग अलग होती है। और जबकि
इनके बीच का यानी बिंदु AB के बीच का जो विभवांतर है वो समान होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच की जो धारा होगी अलग अलग। तो यहाँ से अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये सारी लिखने वाली चीजें इसको लिख सकते हैं कि माना AB के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं और इनके बीच की धारा I1, I2, I3 है, ठीक है ना। इनके जो इनमें धारा बह रही है I1, I2, I3 और इनके बीच का तुल्य विभवांतर V है, इतना आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाता है V/R1। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि विभवांतर अलग नहीं होगा, विभवांतर तीनों के बीच का एक ही विभवांतर है, इसलिए V। और R1 क्या है, R1 I1 में इसमें जो धारा बह रही है I1 है और प्रतिरोध R1 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरा हो जाएगा I2 बराबर V/R2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। और जो तीसरा I3 बराबर V/R3, ये समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अगर अब हम बात करें बिंदु A से B के बीच की तुल्य धारा, तो ध्यान देना मेरे भाई, तो यहाँ से A व B के बीच की तुल्य धारा, तो तुल्य धारा जब निकालेंगे तो A व B के बीच की तुल्य धारा यहाँ से यहाँ तक की जो तुल्य धारा हो जाएगी तो इन सभी धाराओं का योग होगी, अर्थात I बराबर लिखेंगे तो I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं, समीकरण 4 हो गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब लिखेंगे कि माना A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, इसमें भी वही ओम के नियम से, क्योंकि ओम के नियम को चाहे V बराबर I/R लिखिए या I बराबर V/R लिखिए, ठीक है ना, या R बराबर V/I लिखिए, है एक ही चीज। तो ओम के नियम से इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा यहाँ पे I बराबर V/R, ठीक है ना, ओम के नियम से तो I बराबर V/R। अब यही वैल्यू आपको किस में पुट करना है, समीकरण 4 में। तो ये मान अब लिखेंगे कि समीकरण 4 में ध्यान देना मेरे भाई, क्या है, I बराबर है तो I के स्थान पे रख देंगे V/R और बराबर का I1 है तो I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 बराबर V/R1 और प्लस I2 बराबर V/R2 और प्लस I3 बराबर हो जाएगा V/R3। यानी यही जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ से अगर हम देखें V/R बराबर, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें जो बाहर निकलेगा उभयनिष्ठ 1/, ये कितना होगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो इसमें से ये V से V कट गया, तो यहाँ से जो बन के आया सूत्र 1/R बराबर, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र होता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 करके इसी तरह से चलता रहेगा। 3 प्रतिरोध है, इसलिए 3 प्रतिरोध को ही लिखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है यानी संयोजन का प्रतिरोध होता है, उसका जो व्युत्क्रम है उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में किस तरह होता है और श्रेणी क्रम में
किस तरह से होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्यार से लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना, फिर से जाते जाते आपको बता देते हैं, इसमें जो पूछा जाता है केवल यही कि श्रेणी क्रम में एक ही धारा प्रवाहित होती है, यानी समान धारा बहती है, विभवांतर अलग होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है मेरे भाई, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है लेकिन विभवांतर एक होता है। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।